बट इसमें हम अपने मेमोरी से इसको समझने की कोशिश करेंगे। 13th का इन्होंने डी बताया है, आप आंसर्स देख रहे हो। वेजिना इज द ट्यूबुलर फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, पैसेजवे फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो एज वेल एज बर्थ कैनाल। वेजिना रिसीव्स सीमेन, तो हमने इसे डी करके फिर सी किया था, क्योंकि मैं इसे बोल रही थी कि वो सीमेन के लिए पैसेज का फ्लो करता है, रिसीव करता है, बट फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। फर्टिलाइजेशन इन्होंने फर्टिलाइजेशन से ही कनेक्ट किया है, इन्होंने पासिंग से कनेक्ट नहीं किया। ठीक है, उसको पैसेजवे बताया है, फीमेल पैसेजवे बताया है। फीमेल के लिए पैसेजवे क्यों बताया है? क्योंकि फीमेल पार्ट है, तो वो मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए पैसेज है, बर्थ कैनाल है, बर्थ बेबी डिलीवर होगा तो भी वेजिना के थ्रू हो जाएगा नॉर्मल डिलीवरी में, बट वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगी? फैलोपियन ट्यूब। तो डी ऑप्शन इन्होंने रखा है। फिर ऊपर आते हैं हम 12th के क्वेश्चन के आंसर्स के लिए, जो मेमोरी ग्लैंड का कुछ आंसर था। तो 12th में दिया है सी ऑप्शन, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड मॉन्स प्यूबस लेबिया मेजोरा, एंड सी ऑप्शन मतलब assertion is true, reason is false. Labia minora, hymen and clitoris. Mons pubis is a cushion of fatty tissue, covered skin and pubic hair. पूरा उसका मीनिंग बताया है। Labia majora are fleshy patches of tissue which extend down the mons pubis and surround the vaginal opening. The labia minora are pair fold of tissues under labia majora. The functional mammary gland is characteristic of all female mammals. The mammary glands are paired structures, breasts that contain granular tissues and variable amount of fatty glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20. तो डी ऑप्शन गलत हो गया, उसमें लिखा था 2 to 5 लोब्स, बट इसमें क्या बोला है? 15 to 20 लोब्स बोला है। ठीक है, तो यस सी ऑप्शन दिया है, असर्शन तो ट्रू है बट रीजन फॉल्स है, ये उसका आंसर दिया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। ठीक है, बहुत जल्दी से स्क्रॉल हो जाता है ये नीचे। मैम एरो की इससे करिए, उससे नहीं हो। एरो की शो नहीं हो रही, इसलिए मैं फिर इससे कर रही हूँ। 9th है, 9th में द एंड्स ऑफ fallopian tube close to the ovaries are covered with finger like projections called fimbriae। 9th में बी ऑप्शन दिया है, मतलब assertion is reason both are true but reason is not correct explanation of assertion, ये बोला 9th क्वेश्चन के लिए, क्योंकि बी ऑप्शन होता है assertion और reason दोनों ट्रू तो हैं बट reason करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो एंड्स ऑफ fallopian ट्यूब की बात करी गई है, वो ओवरी के पास होते हैं, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से कवर्ड होते हैं फिम्ब्रिए से। ईच ऑफ द फिम्ब्रिए कवर्ड विद टाइनी हेयर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीलिया। फिम्ब्रिए के अंदर भी सीलिया होते हैं, जब एग वहां पर आता है और ओवरी रिलीज करती है, वो स्वेप्ट हो जाता है fallopian ट्यूब में सीलिया की मदद से। ठीक है, तो एजेस नहीं लेते एग को, एक्चुअली में एग को लेने का काम क्या है? सीलिया का काम है। उसके अंदर जो सीलिया है, फिम्ब्रिए में भी सीलिया है, वो सीलिया अंदर लेते हैं स्वीप करके। मैम हमने एक करा था ना। हाँ, मैंने ए करा था, मैंने ये किया था कि दोनों करेक्ट है। ठीक है, इसमें बी यस है कि असर्शन रीजन ट्रू तो है बट एजिस में ही है, क्योंकि सीलिया पर सीलिया एजिस का काम नहीं है लेना एग को, एग कौन लेगा? सीलिया स्वीप करेंगे। 8th क्वेश्चन, वेजिनल सीलोम पार्टली सराउंड्स द सी ऑप्शन दिया है इन्होंने, मतलब असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। ठीक है, वेजिनल सीलोम partly surrounds the testes in scrotum is a wrong statement because vagina is the part of external genitalia। जो हमने बोला था वही लॉजिक इन्होंने लगाया है। वेजिना किसका पार्ट है? वल्वा का पार्ट है, फीमेल का पार्ट है। मैम स्क्रोटम सैक किसका पार्ट है? टेस्टिस का पार्ट है। तो
स्क्रोटम के बारे में जो स्टेटमेंट था वो करेक्ट है असर्शन, बट रीजन ट्रू नहीं। और 7 का डी बताया है, पेरिएनल ग्लैंड्स आर फाउंड इन रैबिट नॉट इन ह्यूमन। ह्यूमंस में बोला मना किया है, रैबिट्स में बोला है कि पेरिएनल ग्लैंड्स रैबिट्स में होते हैं। दीज आर पेयर ऑफ डार्क इलोंगेटेड सेंट ग्लैंड्स होते हैं जो कि काउपर्स ग्लैंड के मतलब रैबिट्स मेल्स में होते हैं, मतलब मेल्स में ही होगा काउपर्स ग्लैंड। तो बिहाइंड द काउपर्स ग्लैंड होते हैं, दीज आर सेक्स एक्ट्रैक्टेंट सिक्रीटिंग ग्लैंड। इट स्मेल सर्व एज सेक्स एक्ट्रैक्टेंट फॉर द फीमेल। ठीक है। ओके मैम। 7th के बाद 6th ऑप्शन में बोला है each seminiferous tubule is lined on inside by 2 types of cells, male mother gamete cell, mother में होंगे स्पर्मेटोगोनिया होंगे इसमें। मैम कीबोर्ड पे जो एरो कीज है उनसे भी हो जाता है। इसमें कीबोर्ड में एरो की से भी हो जाता है, अभी करती हूँ। हाँ अब तो सही है। तो हम 6th को आंसर देख रहे थे, 6th का आंसर। यस मैम। में ना आप ये डाल देना कि आपने प्रैक्टिकल दिए हैं ना, ठीक है। 9th के एक बार पेपर दिखा देती मैं, वो प्रशांत सर से ले लो आप। दे दिया वापस नहीं दिया मैंने तो उनको। आपको अपने एडिट करने होंगे ना क्वेश्चन उसमें, अच्छा ठीक है। तो फिर मैं आपको, मुझे ईमेल आईडी दो अपनी, उससे भेजती हूँ। नहीं नंबर तो नहीं, बस एक नंबर तो है पीयूष सर का, अब वो आपका है या उनका ही नहीं। पीयूष शर्मा सर के नाम से हाँ नंबर पे सही है, नंबर पे मिल जाएगा। ये किसका है? 63956 सर का है आपका? है तो हमारे ही दोनों का ही, अभी ये ना पता मुझे कौन सी तो मेरा चला रखा है इसलिए भेज दूं मैं फिर। हाँ भेज दो, कोई बात नहीं। तो इसमें 6th क्वेश्चन, Sixth question है each seminiferous tubule is lined on in its inside by 3 types of cells and these cells are male germ cells, रीजन में दिया है सर्टोली सेल्स और लेडिक सेल्स। अब इसका हम आंसर देख रहे थे कि आंसर में इन्होंने कौन सा ऑप्शन करेक्ट किया, तो इसका ऑप्शन करेक्ट किया है डी, मतलब assertion and reason both are false. Each seminiferous tubule is lined on inside by 2 types of cells. 3 टाइप्स नहीं होते, 2 टाइप्स बताए हैं, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली, मतलब अंदर की तरफ 2 ही तरह के सेल्स हैं, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया में ही मियोसिस 1 और मियोसिस 2 कर करके वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटेड जो स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। और मेनली जो 2 ही सेल्स की लेयर्स हैं, एक स्पर्मेटोगोनिया मदर सेल्स और सर्टोली सेल्स। और मेल germ cells undergo meiotic division finally leading to sperm formation while Sertoli cells provide nutrition। जो मैं बात बता रही हूँ वही लिखी है यहाँ पे कि स्पर्मेटोगोनिया मैच्योर हो जाते हैं meiotic divisions करके, और स्पर्मेटिड्स जो बनते हैं उनको नरिशन देना सर्टोली सेल्स का काम है। और जो रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो इंटरस्टिशियल स्पेस है, उसमें छोटे छोटे ब्लड वेसल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स है, लेडिक सेल्स है, जो कि टेस्टिकुलर हार्मोन बनाते हैं, टेस्टोस्टेरोन जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इसमें ऐसे दिया है कि इसमें दोनों ही चीजें हैं।
डी है, दोनों ही चीजें गलत दी हुई थी उसमें। इसमें आगे क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ऑल्सो कॉल्ड काउपर्स ग्लैंड, ठीक है, ईदर ऑफ टू पी शेप। ये क्वेश्चन क्या था कि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या है, मेल एक्सेसरी ग्लैंड है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन था बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इज अ मेल एक्सेसरी ग्लैंड, रीजन क्या था, इट्स सिक्रीशन हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन ऑफ पीनस, तो हमने इसका ए लगाया था, यानी कि दोनों करेक्ट है, क्योंकि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशंस ल्यूब्रिकेशन देते, म्यूकस बनाता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, इन्होंने भी फिफ्थ का यस मैम। ए ही लगाया है, ठीक है। फोर्थ का इन्होंने ए लगाया है। फोर्थ में क्या बताया है, रीजन, द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द abdominal cavity within a pouch called scrotum, scrotum help in maintaining, ये हमने भी यही लगाया था। थर्ड वाला सी लगाया है, लेडिक यस सेल्स आर मैम। नोन एज interstitial cells found in adjacent to seminiferous tubule in the testicle, they produce testosterone in the presence of luteinizing hormone. And second का D, testicular lobules are compartment present in testes that are not involved in the process of fertilization as a whole, D बताया है सेकंड, ठीक है। क्यों इन्होंने डी कर दिया, इसे हम इसे सी बोल रहे थे पर ये डी कब बोल रहे हैं। एक ये लॉजिक है कि उन्होंने ये लिख दिया है सेकंड वाले में कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आर द कंपार्टमेंट प्रेजेंट इन टेस्टिस एंड दीज लोब्यूल्स आर यस इन्वॉल्व इन मैम। प्रोसेस। हाँ बताओ क्या कह रहे हो तुम। मैम कौन सा क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन की बोल रही हूँ मैं कि हमने इसे सी बताया है पर इन्होंने आंसर की में डी दिया है, ठीक है, क्योंकि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स तो कंपार्टमेंट्स हैं ही टेस्टिस में, हमारे हिसाब से ए ट्रू होना चाहिए और रीजन फॉल्स होना चाहिए। दीज लोब्यूल्स फर्टिलाइजेशन में तो नो डाउट वो रोल प्ले करते ही नहीं है क्योंकि वो फलोपियन ट्यूब का काम है, ठीक है, पर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स तो होते ही हैं, चेम्बर्स, कंपार्टमेंट्स होते हैं टेस्टिस के। लेट अस डिफाइन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। The main function of testes is producing and storing sperm. They are crucial for creating testosterone and other male hormones called androgen. Testes get their ovular shape from tissues known as lobules. Lobules are made up of coiled tubes surrounding dense connective tissue. Testicular lobules location. Subdivision of parenchyma of testes formed by delicate fibrous septa that pass into an tunica albuginea to converge at the mediastinum in testes. तो testes में तो होते ही हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, तो ए बात करेक्ट होना चाहिए, मिसप्रिंट हो भी सकता है वो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 15 14 तक कर लिया हमने, 15 भी कर लिया था क्या, नहीं करा था, 15 नहीं किया था ना। यस मैम 15 नहीं करा था। 15th करना है। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है। रीजन क्या है, देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन लेवल ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एट प्यूबर्टी, ठीक है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो जाता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का प्यूबर्टी में। तो मैंने आपको एक बार बताया था ना कि ह्यूमंस में 13 एज तक धीरे धीरे पिट्यूटरी के हार्मोन्स बढ़ते रहते हैं और उसके ग्लैंड्स एक्टिवेट एकदम से ऐसा टाइम आता है 13 इयर्स में बॉयज में जब एकदम से गोनाडोट्रोपिन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है जिसके अंडर इफेक्ट टेस्टोस्टेरोन पहली बार रिलीज होता है और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं। तो वही कुछ बात ये बता रहा है 15th क्वेश्चन कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है प्यूबर्टी की एज से और रीजन क्या है, देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन लेवल ऑफ गोनाडोट्रोपिन, इस टाइम पे गोनाडोट्रोपिन का बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो क्या ऑप्शन होगा इसका, क्या ऑप्शन होगा मैम असर्शन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन
पिट्यूटरी का हार्मोन है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस का हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन है ना ये। तो पिट्यूटरी को भी कौन एक्टिवेट करेगा? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में से एकदम से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ज्यादा होता है, जो पिट्यूटरी को एफएसएच रिलीज करवाता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसके अंडर द इफेक्ट सर्टोली सेल्स और लेडिक सेल्स एक्ट करते हैं, जिसके अंडर इफेक्ट में टेस्टोस्टेरॉन टेस्टिस से निकलता है सबसे पहले। तो व्हाट विल बी द मैम आंसर? ए। ए होगा इसका आंसर, करेक्ट है। 16th assertion, human male ejaculates about 200 to 300 million sperm during coitus. Reason, only few reach the isthmus ampullary junction for process of fertilization. 200 मिलियन स्पर्म में से बहुत कम ऐसे होते हैं, सिर्फ 100 या 50 स्पर्म ऐसे होते हैं जो फलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाते हैं फर्टिलाइजेशन करने के लिए, और उनमें से भी कोई एक कर पाता है। तो ये ट्रू है, फॉल्स है, असर्शन रीजन क्या है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? व्हाट विल द करेक्ट आंसर? मैम बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये स्पर्म के पता नहीं चला कि 200 और 300 मिलियन मिलियन ही होते हैं या फिर नहीं। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ए है इसका आंसर, दोनों करेक्ट हैं, पर हम देखेंगे इसको। ठीक है, 16th और कर लो, 16 17। 16 क्वेश्चन, असर्शन ह्यूमन मेल, ये तो कर लिया। 17 स्पर्म हेड कंटेन अ कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्रोसोम। स्पर्म हेड के अंदर एक कैप जैसा स्ट्रक्चर होता है, एक्रोसोम। रीजन क्या है? एक्रोसोम फिल्ड विद एंजाइम, एक्रोसोम एंजाइम से फिल्ड होता है जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है। व्हाट विल यू गिव? मैम विच? रीजन तो फॉल्स है। क्यों? एक्रोसोम में मैम एंजाइम होती है। मैम मैक्रोसोम में जो एंजाइम होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के ओवम के लिए हेल्प नहीं करती ना, उसकी जो शार्प एज होती है वो हेल्प करती है उस फर्टिलाइजेशन में। पहले अगर ओवम की जोना पेलुसिडा ही नहीं पिघलेगी, स्पर्म लाइसिन यही तो काम करते हैं। स्पर्म लाइसिन, सबसे पहले स्पर्म बाइंडिंग होता है, बाइंडिंग रिएक्शन, फिर स्पर्म लाइजिंग होता है, मतलब एक्रोसोम रिलीज हो जाता है और वो स्पर्म में जोना पेलुसिडा में कोर बनाता जाता है, और फिर उसके बाद जाके तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज होती है। तो अगर स्पर्म लाइसिन ही नहीं करेगा, अगर एंजाइम्स रिलीज ही नहीं करेगा, तो कैसे वहां पर वो कोन बनेगी, फर्टिलाइजेशन कोन बनेगी? फर्टिलाइजेशन कोन ही नहीं बन पाएगी। तो मेरे ख्याल से तो 15 16 17 तीनों का ए होना चाहिए। अब देखते हैं क्या है इसका आंसर 15 16 17 का। ओके मैम। तो 17 का बी दिया है इन्होंने। बी मतलब बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, 15 का ए है कि प्यूबर्टी का वो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल करेक्ट है, कि जब हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है आफ्टर 12 ईयर्स 13 ईयर्स, तब वो पिट्यूटरी को एक्ट करता है, पिट्यूटरी पे से एफएसएच निकलता है, एफएसएच टेस्टोस्टेरॉन बनवाता है टेस्टिस से, टेस्टिस को एक्टिवेट करता है, यानी कि प्यूबर्टी में। 16th का ए बताया है, मेल लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म रिलीज करता है फीमेल के ट्रैक्ट में ही, और वो फर्टिलाइजेशन के चांस बढ़ाती है। 17 का बी बताया है कि दोनों करेक्ट तो हैं, बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। क्यों? क्योंकि एक्रोसोम कंटेन एंजाइम्स दैट हेल्प द स्पर्म पेनिट्रेट द ओवा ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है, फर्टिलाइजेशन करने में नहीं करता, पेनिट्रेट करने में ओके हेल्प मैम। करता है। ठीक है, यस मैम। तो इसका कुछ पॉइंट है जो रोल है। तुम कौन सा पॉइंट बता रही हो वो बताओ मुझे, क्या बताना चाह रही थी? मैम क्या? तुम कुछ बताना चाह रही थी ना मुझे, कि वो शार्प सा स्ट्रक्चर होता है जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। अच्छा मैम, मैं वो ही कह रही थी कि इस पे लिखा था ना कि उसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो उसके फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं ओवा के। तो हम्म। मैं सोच रही थी पेनिट्रेट करने में, तो मैं बोल रही थी उसका जो कैप जैसा स्ट्रक्चर होता है वो हेल्प करता है पेनिट्रेट वो तो करने के लिए। वही तो एक्रोसोम है, कैप जैसा स्ट्रक्चर। चलो देखते हैं
में इसमें एक और चीज भी तो होती है, कैपेसिटेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद हमने ये भी तो देखा था कि जब ये फीमेल ट्रैक्ट में जाता है तब फीमेल के ट्रैक्ट के कैल्शियम आयंस और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इसे हाइपर एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, पेनिट्रेट तो कर गया, पेनिट्रेट करने के बाद इसे हाइपर एक्टिवेट भी करा जाता है, फ्यूजन होने के लिए भी इसका कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबल है। आप देखते हैं इसमें क्या चीज है, इस पोर्शन में देखो। ठीक है, एक्रोसोम दिख रहा है, एक्रोसोम ग्रेन्यूल्स ब्लू कलर वाला, वो रिलीज भी यस। किया उसने, एक्रोसोम रिएक्शन हुआ, फिर फ्यूज्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ, एक्रोसोम रिएक्शन के बाद फ्यूज्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ, पेनिट्रेशन में हेल्प कर रहा है। फर्टिलाइजेशन में तो न्यूक्लियस चला जाएगा, ये जो न्यूक्लियस है ये अंदर चला जाएगा, और उसके बाद इसके अंदर कौन जैसा स्ट्रक्चर जो तुम बता रहे हो, शायद तुम सेंट्रियोल की बात कर रहे हो। ये देखो, स्पर्म न्यूक्लियस अंदर चला जाएगा और सेंट्रियोल भी अंदर चला जाएगा, तब यहाँ होती है फर्टिलाइजेशन। तो एग के अंदर, एग के अंदर एग का खुद का भी न्यूक्लियस होता है क्योंकि, और उसके बाद वहां पर ये दोनों जब फ्यूज होंगे तब वो फर्टिलाइजेशन है। तो फर्टिलाइजेशन में तो खैर बाद का रोल है। ठीक है, ये देखो ये स्टेप्स हैं। स्पर्म टचेस द एग जेली कोट, देख रहे हो तुम, स्पर्म टचेस द एग जेली कोट एंड इट्स एक्रोसोम रिलीजेस एंजाइम मॉलिक्यूल्स। स्पर्म्स एक्रोसोमल एंजाइम डाइजेस्ट द एग जेली कोट, डाइजेस्ट एग का जेली कोट हटाने का काम है एक्रोसोमल एंजाइम्स का। देन प्रोटीन्स ऑन द स्पर्म हेड बाइंड टू एग रिसेप्टर्स, अब बाइंडिंग रिएक्शन होएगा, प्रोटीन्स हेड के वो बाइंड करेंगे एग रिसेप्टर्स को। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब फ्यूज होएगी। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब फ्यूज होएगी, फिर न्यूक्लियस रिलीज होएगा। ठीक है, तो एक्रोसोम ने क्या किया, जेली कोट को पिघलाया है, पेनिट्रेट करने के लिए हेल्प करा है। जब वो बिल्कुल पास आ गया मेम्ब्रेन के, एग की मेम्ब्रेन के, तब बाइंडिंग हुई और तब जाके फ्यूजन हुई, तब जाके न्यूक्लियस रिलीज हुआ। क्लियर, क्लियर हो गया। यस मैम। नाउ 19 क्वेश्चन करेंगे और 20 बस 20 ही क्वेश्चन आज हम करेंगे। 18th assertion, a drop in temperature does not affect spermatogenesis। टेम्परेचर कम होगा तो उससे स्पर्मेटोजेनेसिस का कोई असर नहीं होगा उसके ऊपर। रीजन, ड्यूरिंग टेम्परेचर ड्रॉप द स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रिंग्स द टेस्टिस क्लोजर टू पेल्विक कैविटी। स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और उसको पेल्विक कैविटी के पास ले आती हैं टेस्टिस को, ताकि वो वार्म रहे। इसीलिए स्पर्म प्रोडक्शन को कोई उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता। ठंड में भी, मतलब ठंड में भी टेस्टिस में स्पर्म बनने का कोई प्रोसेस कोई कम नहीं हो जाता। ट्रू के फॉल्स, ए लगाओगे कि बी लगाओगे, सी लगाओगे या डी, क्या लगाओगे? मैम ये तो गलत ही लग रहा है क्योंकि टेम्परेचर तो अफेक्ट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस। पर इनने मौसम के हिसाब से बोला है, सर्दी गर्मी के हिसाब से बोला है, नॉर्मल कह सकते हैं। तो इन्होंने कहा है ना कि टेस्टिस के जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करके टेस्टिस को पेल्विक कैविटी के पास ले आते हैं, और बॉडी में तो हीट जनरेट होती है, वार्मथ रहता ही है, तो टेस्टिस तब भी अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेती हैं, और गर्मियों में थोड़ा एक्सपैंडेड रखते हैं टेस्टिस को, जिससे कि वो थोड़ा दूर रहे, पेल्विक कैविटी से दूर रहे। तो अब मेरे मेरे ख्याल से तो ए होना चाहिए, बट फिर भी हम चेक कर लेंगे आंसर। ठीक है, 19 assertion, human male ejaculate 50 to 100 million sperm during coitus, reason for normal shape and size। नॉर्मल शेप और साइज के लिए उनको इतने सारे स्पर्म रिलीज करने पड़ते हैं ताकि स्पर्म का शेप मेंटेन रहे या साइज मेंटेन रहे। तो ट्रू के फॉल्स क्या रहे? रीजन तो कुछ अजीब ही है। हाँ, तो इसमें ए में भी इसमें 50 to 100 मिलियन बताए हैं, जबकि 200 to 300 मिलियन होते हैं। तो ए और बी दोनों ही फॉल्स कर देते हैं, डी कर देते हैं। 20 क्वेश्चन करते हैं। असर्शन, द टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो माइटोसिस टू फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। टाइप बी तरह के स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करते हैं और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं।
और रीजन बोल रहा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट्स द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन लीडिंग टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में सबसे पहली डिवीजन होती है मियोटिक डिवीजन, जो कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है डिवीजन के बाद। तो क्या ऑप्शन दोगे इसको, ए बी सी डी, क्या ऑप्शन दोगे? मैम रीजन तो सही लग रहा है, हाँ, पर टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया पता नहीं। टाइप बी स्पर्मेटोगोनियाज ऐसे होते हैं जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, वो करेक्ट बोल रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। फिर तो मैम ए होगा। टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, एक्चुअली में स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस जो हो रही होती है वो कुछ कुछ स्पर्मेटोगोनिया जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। टाइप ए और टाइप बी तरीके के होते हैं। टाइप ए इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ज़्यादा कह सकते हैं पेल ऐसे रहते हैं। टाइप बी क्या होते हैं, जो ग्रोथ होती है जिनकी, और वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। एक्चुअली में वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, ठीक है। टाइप ए के पेल कलर के होते हैं, that undergo active mitosis, these cell divide to produce type, और टाइप ए ही टाइप बी को बनाते हैं। पहले टाइप ए होते हैं जो, वही टाइप बी को बनाते हैं, और टाइप बी फाइनली प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं, ठीक है। ये माइटोसिस के यस थ्रू ही बना रहे हैं। किसके थ्रू बना रहे हैं? अपने आप का नंबर बढ़ा रहे हैं माइटोसिस के थ्रू। तो हमारा 20 का ए रहा, 19th का हमने डी डिस्कस किया था, और 18th का हमने क्या डिस्कस किया? मोस्ट प्रोबेबली ए या बी में से कोई है। अब देखते हैं क्या आंसर है 18, 19, 20 के। जब भी हम एमसीक्यू करते हैं तो हमें इसी तरह करने होते हैं। कुछ 10, 12, 20 एमसीक्यूज को हम पहले अलग कॉपी में उनके ऑप्शंस लिख लें हमारे अकॉर्डिंग क्या हो सकते हैं, फिर आंसर से मैच करें, एक एक करके नहीं देखना। 18th में क्या दिया हुआ है? ए दिया है, नॉर्मल टेम्परेचर टेस्टिस का स्क्रोटम में 2 से 2.5 डिग्री कम होता है, 2.5 डिग्री कम होता है। जब बॉडी चिल्ड होती है, स्मूथ मसल उसको अपने पास ले आती है पेल्विक कैविटी के, जिससे कि टेस्टिस हीट अब्जॉर्ब करें बॉडी से, और वो स्पर्म उसमें नॉर्मली बनते रहें और टेस्टिस चिल्ड ना हो जाए। एंड ये आराम से ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, उस टाइम पे भी टेस्टिस में स्पर्म बनते रहते हैं। डी ऑप्शन 19th का डी दिया है, 200 से 300 क्योंकि रिलीज करता है, 50 से 100 मिलियन नहीं करता, 200 से 300 नॉर्मली करता है। एंड 60% स्पर्म का नॉर्मल शेप साइज रहता है, 40% उसमें से विग्रस मूवमेंट शो करते हैं। 20 क्वेश्चन का बी बताया है, यानी असर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं, बट जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है बी का, ठीक है। टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो माइटोसिस टू प्रोड्यूस डिप्लॉयड इंटरमीडिएट सेल्स called primary spermatocyte. These cells further undergo first meiotic और reductional division, और ये टाइप बी जो हैं वो माइटोसिस करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं, और उनमें रिडक्शनल डिवीजन होती है, फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन होती है टू गिव राइज टू हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जिससे हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, ठीक है। 20 क्वेश्चन का रीजन क्या कह रहा था? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट्स द फर्स्ट meiotic डिवीजन लीडिंग टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो बी बताया है इन्होंने, बी के रीजन प्रॉपर नहीं है, बट दोनों ट्रू तो है बट प्रॉपर नहीं, क्योंकि वो ए का एक्सप्लेनेशन नहीं है। जो बी वाला रीजन है वो ए वाले असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, वो ट्रू तो है बट वो बी से, टाइप बी से प्राइमरी स्पर्मेटो टाइप बी से स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। उसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि वो माइटोसिस ही करता है, टाइप बी वाला में माइटोसिस होती है और वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, वो है असर्शन का एक्सप्लेनेशन। पर यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की मियोसिस से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाने का रीजन दे दिया, ठीक है। तो रीजन असर्शन का रीजन नहीं है, बट दोनों ट्रू हैं, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, इसलिए बी दिया है। समझ में आ गया? यस मैम। मैम, हाँ बताओ। मैम पेपर पैटर्न क्या होगा? पेपर पैटर्न आपका सब्जेक्टिव टाइप